प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास अध्याय के अभ्यास के प्रश्न तथा उसके उत्तर। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे परंतु आधे आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो हम लोग उत्तर में देख रहे हैं कि हमारे पास 4 चयन है, जिसमें ए में हम देख रहे हैं बड़ी टी, बड़ी डब्लू, बड़ी डब्लू, और बी में देख रहे हैं बड़ी टी, छोटी डब्लू, सी में देख रहे हैं बड़ी टी, बड़ी डब्लू, और डी में देख रहे हैं बड़ी टी, बड़ी डब्लू, छोटी डब्लू। चूँकि बैंगनी रंग सभी पुष्पों में मौजूद थे तो हम पाएंगे कि बैंगनी रंग का जो गुण था वो प्योर था। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो लंबे जनक पौधे थे उनका आनुवंशिक रचना होगा सी, यानी कि तीसरा चयन। अब हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न में। समजात अंगों के उदाहरण दे। ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी आलू एवं घास के ऊपरी भुस्तारी, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा ए हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। अगला प्रश्न, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ए चीन की विद्यार्थी, बी चिंपैंजी, सी मकड़ी, डी जीवाणु। इसमें उत्तर में होगा चीन के विद्यार्थी, क्योंकि चीन के विद्यार्थी भी मनुष्य है, एक ही स्पीसीज के हैं हम लोग, इसीलिए सबसे ज़्यादा समानता उसी से होगी। अगला प्रश्न, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर, सभी बच्चों में अपने माता पिता के लक्षण प्रकट होते हैं। माता पिता से हल्के रंग की आंखों का बच्चों में आना सहज स्वाभाविक है। इस अवस्था में तो आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है, पर इसे हर बच्चे की अवस्था में प्रभावी नहीं कह सकते, ये अप्रभावी भी हो सकता है। अगला प्रश्न, जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार अंतर संबंधित है? उत्तर, मानव के पूर्वज एक ही थे, धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ तथा इसी विकास के कारण जीव सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर हुए तथा विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत हुए। इस प्रकार जैव विकासी वर्गीकरण का सीढ़ी है। अगला प्रश्न, समजात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, अथवा जीवों में कोई भी परिवर्तन जो एक गुण के लिए है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, वे अंग जो आधारभूत संरचना में एक समान है परंतु भिन्न भिन्न कार्य करते हैं समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण, पक्षी, जल, स्थलचर। अन्न के 4 पैर होते हैं परंतु सबके कार्य भिन्न हैं। इसके ठीक विपरीत वे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक समान नहीं होती परंतु भिन्न भिन्न जीवों में एक ही समान कार्य करते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण, चमगादड़ और पक्षी के पंख। चमगादड़ के पंख दीर्घित अंगुली के बीच की त्वचा के फैलने से, परंतु पक्षी पूरी अग्रभाग की त्वचा के फैलने से बनती है। अगला प्रश्न, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने का उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। उत्तर, काले रंग के नर और सफ़ेद रंग की मादा के संयोग से उत्पन्न यदि सारे पिल्ले काले रंग के हो तो कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग काला ही होगा। 3 कुत्ते काले और 1 कुत्ता सफ़ेद होगा, ये दर्शाता है कि काला रंग प्रभावी रंग है। कुत्तों के अलग अलग रंगों के कारण अविकल्पी जीनों की आपसी क्रिया के कारण होता है, जिसमें F2 अनुपात 12:3:1 होता है। इसलिए शुद्ध नस्लों के बीच संकरण कराए
बिना किसी सही सटीक निर्णय तक नहीं पहुंचा जा। प्रश्न, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, अथवा हम ये कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं, समझाइए। उत्तर, जीवाश्म उन जीवों के अवशेष है जो अब विलुप्त हो चुके हैं। जब हम उन जीवों के जीवाश्म की संरचना की तुलना वर्तमान जीवों से करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार जीवों का विकास हुआ तथा जीवाश्म विकास के क्रम प्रणाली की भी व्याख्या करते हैं। हम ये निम्नलिखित तरीकों से जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। पहला, पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। दूसरा, फॉसिल डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म की उम्र निर्धारण करने के दो मुख्य तरीके सापेक्ष डेटिंग और पूर्ण डेटिंग है। अगला प्रश्न, किन प्रमाणों के आधार पे हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पदार्थों से हुई है? उत्तर, विभिन्न जातियों के विकासीय संबंध का अध्ययन यही दर्शाता है कि जीवन की उत्पत्ति एक ही जाति से हुई है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JVS हाल्डेन ने सबसे पहली बार सुझाव दिया था कि जीवों की उत्पत्ति उन अजैविक पदार्थों से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। सन 1953 में स्टेनल L मिलर और हेरल्ड D डरे ने ऐसे कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया था जो प्राचीन वातावरण के समान था। इन वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। इनमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड थे। उसमें एक पात्र में जल भी था जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा गया था। जब गैसों के मिश्रण से चिंगारियां उत्पन्न की गई जो आकाशीय बिजलियों के समान थी, मीथेन से 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल गए। इनमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। प्रश्न, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है, व्याख्या कीजिए। ये लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है। अलैंगिक जनन एक ही जीव से होने के कारण केवल उसी के गुण उसके संतान में आ जाते हैं और ये बिना परिवर्तन हुए पीढ़ी दर पीढ़ी समान ही रहते हैं। लैंगिक जनन नर और मादा के युग्मकों के संयोग से होता है जिनमें भिन्न भिन्न जीन होने के कारण संकरण के समय विभिन्नता वाली संतान उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए सभी मानव युगों पहले अफ्रीका से में उत्पन्न हुए थे, पर जब उनमें से अनेक ने अफ्रीका छोड़ दिया और धीरे धीरे सारे संसार में फैल गए तो लैंगिक जनन से उत्पन्न विभिन्नताओं के कारण उनकी त्वचा का रंग, कद, आकार आदि में परिवर्तन आ गया। प्रश्न, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? उत्तर, लैंगिक प्रजनन में जीनोम सेट केवल एक DNA श्रृंखला के रूप में नहीं होता। DNA के दो स्वतंत्र अणुओं, दो गुणसूत्र मिलते हैं। लैंगिक जनन में संतान को दो गुणसूत्र मिलते हैं, एक पिता तथा एक माता से। जो लक्षण प्रभावी होता है वही संतान में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव व्यष्टि के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों एवं क्यों नहीं? उत्तर, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जीव में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, लेकिन वे सारी विभिन्नताएं अपना अस्तित्व बनाकर नहीं रख पाती। जीव के सामाजिक व्यवहार के कारण उन विभिन्नताओं में अंतर आ जाता है। ये संभव है कि सामाजिक जीव चींटी के अस्तित्व को उसकी विभिन्नता प्रभावित करे और वो जीवित ना रह पाए, लेकिन बाघ जैसे प्राणी के अस्तित्व को संभवतः वो प्रभावित ना करे
और उसका अस्तित्व बना रहे। तो बच्चों, यहीं पे हमारा इस अध्याय का अभ्यास समाप्त हो रही है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे।